चलिए बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल 6.7 गैलीलियो's लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। द डिस्टेंस इज ट्रांसवर्स ड्यूरिंग equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Prove this. अब ये क्या कह रहे हैं समझिए कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग करता है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टेडी स्टेट में से फ्री फॉलिंग शुरू करता है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो 1 से शुरू होने वाले ऑड नंबर्स के मुताबिक आएगा, ऐसा प्रूव करो। देखिए, पहले एक बात आप जानते हो कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो हर एक सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये कहा है कि वो जो डिस्टेंस आता है हर एक सेकंड में, इसमें हर एक सेकंड लेना जरूरी नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल लेना है आपको। आप एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल लो, या फिर आप टाइम इंटरवल के तौर पे 2 सेकंड लो, 3 सेकंड लो, लेकिन इक्वल लो। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, अगर उन सभी डिस्प्लेसमेंट का आप रेशियो लोगे तो वो 1 से शुरू होने वाले ऑड नंबर्स के मुताबिक, यानी कि 1:3:5:7:9:11 ऐसे आएगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर द इक्वल टाइम इंटरवल, हमें इसमें इक्वल टाइम इंटरवल लेना है, एज टो। ये एक सिंबल शायद आपको नया लगे, ये है टो। ये टाइम इंटरवल के लिए भी यूज होता है, कभी टाइम के लिए भी यूज होता है, कभी टॉर्क के लिए भी यूज होता है। इसको कहते हैं टो। सो लेट अस कंसीडर द इक्वल टाइम इंटरवल एज टो। हम जो टाइम इंटरवल लेने वाले हैं, जैसे कि 1 सेकंड हो गया या 2 सेकंड हो गया, जो भी आप लेना चाहते हो, तो उसको आप टो नाम दे दो, इक्वल टाइम इंटरवल टो। सो we will find distance traveled in time t is equal to 0, टो, 2 टो, 3 टो, 4 टो एंड सो ऑन। हमें सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे ये सेम टाइम इंटरवल डिसाइड कर लिया है, 0 टो, 2 टो, 3 टो एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक और बात, ये फ्री फॉलिंग है, तो आप जानते हो कि हियर इनिशियल वेलोसिटी v0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरी बात कि एक्सेलेरेशन a क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा -g। ये डाउनवर्ड मोशन है ना, तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, -g, आपको पता है। अब हम लेते हैं इक्वेशन, कौन सा, y इजकल टू v0t प्लस 1/8t²। इस इक्वेशन पे से अगर हम चलें तो हम लिख सकते हैं कि y इजकल टू -1/2 gt²। समझिए आप, ये v0 तो 0 हो गया और एक ही जगह पे मैंने ले लिया g, रादर -g, तो ये हो गया y इजकल टू -gt²। तो ये जो इक्वेशन है, इससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए अब आ जाइए राइट साइड में इस टेबल पे। इसमें जो सबसे पहली कॉलम है वो है टाइम t। यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम लिया हुआ है 0 टो, 2 टो, 3 टो, 4 टो, 5 टो और 6 टो। इसके बाद यहाँ पे y लिया हुआ है, दूसरी कॉलम में
y लिया हुआ है, यानी कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लिया हुआ है। देखिए पहले तो आप इस y वाले इक्वेशन में t इजकल टू 0 डालोगे तो y हो जाएगा 0। फिर इस y वाले इक्वेशन में t इजकल टू आप टो डालोगे तो ये हो जाएगा -1/2 g टो स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे t की जगह पे जब 2 टो डालोगे तो ये हो जाएगा 2 टो का स्क्वायर, यानी कि दरअसल 4 और यहाँ पे टो स्क्वायर। तो पूरा इक्वेशन क्या हो गया देखो, -4 1/2 जी टो स्क्वायर। फिर आप t की जगह पे 3 टो डालोगे तो वहां पे स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा -9 1/2 जी टो स्क्वायर। ऐसे 40 लोगे टाइम की जगह पे तो ये 16 -16 1/2 जी टो स्क्वायर। टाइम t की जगह पे 5 टो लोगे तो ये हो जाएगा -25 1/2 जी टो स्क्वायर। फिर टाइम की जगह पे 6 टो लोगे तो ये हो जाएगा -36 1/2 जी टो स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि इन सभी में ये -1/2 जी टो स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो जो -1/2 जी टो स्क्वायर है उसको हम कह देते हैं y0। ये कह दिया हमने y0। तो ऑब्वियसली इसके बाद का जो टर्म है उसको लिख सकते हैं आप 4y0। याद रहे कि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि y0 में ही हमने -1/2 जी टो स्क्वायर ले लिया है। फिर इसके बाद का जो टर्म है वो हो जाएगा 9y0, फिर 16y0, फिर 25y0, फिर 36y0। ठीक है, अब इसके बाद की जो कॉलम है उसको समझिए। डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स, यानी कि हर एक सक्सेसिव इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हमें फाइंड करना है। यानी कि 0 से लेके टो में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कितना हुआ है y0 -0, यानी कि y0। मैं यहां पे टेबल में इंडिकेट भी कर देता हूं, ये हो गया y0। फिर दूसरा टाइम इंटरवल ले लो, यानी कि टो से लेके 2 टो जितना टाइम इंटरवल, वैसे ये टाइम इंटरवल तो टो ही होगा। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो जाएगा 4y0 -y0, यानी कि 3y0। मैं इसे भी डिस्प्ले कर देता हूं यहाँ पे, 4y0 -y0 यानी कि 3y0। ऐसे इसके बाद का टाइम इंटरवल यानी कि 2 टो से लेके 3 टो ले लो, तो ऐसे टाइम इंटरवल तो ये भी टो हुआ। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कितना है 9y0 -4y0, यानी कि 5y0। इसको भी यहां पे दिखा देता हूं, ये 5y0। इस तरह से हर एक टो जितने टाइम इंटरवल के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो अगर आप दिखाते जाओ तो आपको क्या मिलेगा। देखिए पहले मिला आपको y0, फिर 3y0, फिर 5y0, 7y0, 9y0, 11y0। ये हमने क्या लिया फिर से समझ लेना कि डिस्टेंस ट्रांसवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल्स, यानी कि हर एक सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो, यानी कि पहले टो जितने टाइम इंटरवल में y0 जितना ट्रैवल हुआ था, फिर दूसरे टो जितने टाइम इंटरवल में 3y0 हो गया, फिर उसके बाद के टो जितने टाइम इंटरवल में 5y0 हो गया, फिर 7y0 हो गया, 9y0 हो गया, 11y0 हो गया। यानी कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए कि ये जो बढ़ता जा रहा है उसका रेशियो क्या है। यहां पे देखिए रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रांसवर्स, ये हो जाएगा 1:3:5:7:9:11, यानी कि ये सारे क्या है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और यही गैलीलियो कह रहा है। गैलीलियो ने लॉ ऑफ ऑड नंबर में यही बात कही कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करता है तो वो सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करता जाता है वो बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, वो ऑड नंबर के मुताबिक बढ़ता जाता है, यानी कि 1:3:5:7:9 ऐसे बढ़ता जाता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लॉ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सही है। याद रखिए कि यहां पे
आपको एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना है, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इसमें ऑब्जेक्ट का मास कोई मायने नहीं रखता, मीन्स के किसी भी मास के ऑब्जेक्ट के लिए ये बात सही है। और आप टो के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, कैन टेक एनी वैल्यू एज टो। आप टो के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं। आप टो के तौर पे 1 सेकंड लीजिए तो ये सभी डिस्टेंस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के हो जाएंगे। और अगर आप टो के तौर पे 2 सेकंड लेते हो तो ये जो सभी डिस्टेंस है वो 2 सेकंड के, 4 सेकंड के, 6 सेकंड के, 8 सेकंड के, 10 सेकंड के वगैरह के हो जाएंगे। तो इस तरह से टो के तौर पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे। तो ये थी पूरी बात गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर की। चलिए बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.7 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। वैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है लेकिन ये अपने आप में एक थियरी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस की थियरी। देखिए, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन important factor for road safety and depends on the initial velocity v0 and the braking capacity or deceleration, that is minus a, that is caused by the braking. Derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v0 and a। देखिए, जब कोई व्हीकल मूव कर रहा है और आप उसको ब्रेक लगाते हो तो वो व्हीकल वहीं पे जहां पे आपने ब्रेक लगाई वहां पे कभी नहीं रुकता, वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके फिर रुकेगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल ने कवर किया उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑब्वियसली रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस कम है तो सेफ्टी ज़्यादा है, अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो व्हीकल डेंजरस है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी v0 पे डिपेंड करता है और ब्रेक से आप व्हीकल में जो डी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन डिराइव करना है और वो भी v0 और a के टर्म में। चलिए पहले मैं आपको इसकी एक फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए, सपोज करिए कि ये कोई रोड है और ये कार इस रोड पे v0 वेलोसिटी से जा रही है और आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आके अटक जाती है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये कार यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू करती है, अभी इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी v0 है, तो अब ये v0 वेलोसिटी से जा रही थी और आपने ब्रेक लगाई तो धीरे धीरे ये रुकती जाएगी और यहाँ पे आके बिल्कुल रुक जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है इसकी 0। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इस जगह पे यहाँ से इसकी वेलोसिटी थी v0 और आखिर में यहाँ पे आके हो गई वेलोसिटी 0। तो इस दौरान ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको कहते हैं व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? और इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम नाम देंगे ds। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया ds। एक और बात, इस पूरी प्रोसेस में आपको एक्सेलेरेशन a इजकल टू दरअसल -a लेना पड़ेगा क्योंकि ये डी एक्सेलेरेशन का केस है। चलिए अब इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। ये ऑब्वियसली कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन का केस है, तो इसमें
हम इक्वेशन लेंगे वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इजकल टू 2AD। अब यहाँ v यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, वी जीरो को हम वी जीरो ही कह रहे हैं। 2a की जगह पे लिखना है माइनस ए और d की जगह पे लिखेंगे हम ds। तो ऐसे में अब लिख सकते हो आप वी जीरो स्क्वायर इजकल टू 2a ds। और फिर इसमें से मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ds को सब्जेक्ट बना लूँ तो इक्वेशन मिल जाता है वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गया बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल का। याद रहे कि यहाँ पे ये जो v0 है वो इनिशियल वेलोसिटी है और a जो डी एक्सेलेरेशन है वो है। इसमें एक बात आप देख सकते हो कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ds इट इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। यानी कि ब्रेक लगाते वक्त व्हीकल की जो इनिशियल स्पीड थी v0 वो अगर ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा है और अगर एक्सेलेरेशन ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम है। अब एक्सेलेरेशन अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। हमें हमेशा स्टॉपिंग डिस्टेंस कम चाहिए व्हीकल में, इसके लिए हम अच्छी से अच्छी ब्रेक यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। आप माना कि डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहे हो तो डिस्क ब्रेक से होगा ये कि वो व्हीकल के व्हील के ऊपर अच्छे से ब्रेक लगाएगी तो व्हील बिल्कुल चिपक जाएगा, व्हील घूमेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टायर रोड के ऊपर स्लिप हो जाएगा। आप जानते हो कि कितनी भी अच्छी ब्रेक हो तो आखिर में टायर तो स्लिप हो ही सकता है। तो ऐसे में ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। आप व्हीकल में बहुत ही अच्छी ब्रेक लगा दोगे तो आखिर में टायर रोड के ऊपर स्लिप हो जाएगा, यानी कि जो डी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो हमारी लिमिटेड है। अब ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दूं 2v0 तो समझिएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वो 2 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v0 स्क्वायर है तो उसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 2v0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 4v0 स्क्वायर यानी कि 4ds। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गया। ऐसे ही अगर आप स्पीड 4 गुना रखते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 गुना हो जाता है, 16 गुना। ये बात एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि आपके व्हीकल की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में सपोज कि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाता है 2 मीटर। आप पूरी ताकत से ब्रेक लगाते हो, आप पूरी ताकत से ब्रेक लगाते हो तब आपका व्हीकल 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है। अब सपोज करो कि आप इसकी स्पीड 4 गुना कर देते हो 160 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में स्टॉपिंग डिस्टेंस वो 16 गुना हो जाएगा यानी कि 32 मीटर हो जाएगा। 32 मीटर यानी आप समझिए कि ये अप्रोक्सीमेटली 100 फीट है। इसका मतलब कि आपका व्हीकल 100 फीट तक तो रुकने वाला ही नहीं, यानी 100 फीट में जो भी चीज़ बीच में आएगी, जो भी व्हीकल बीच में आएगा उसके साथ ये एक्सीडेंट करता जाएगा। आप समझ रहे हो ये कितना डेंजरस है। आपने स्पीड सिर्फ 4 गुना की और आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया सीधा 16 गुना, और इसमें एक्सीडेंट होना बिल्कुल ऑब्वियस है। समझ रहे हो, इसमें एक्सीडेंट होना बिल्कुल ऑब्वियस है। इसलिए बच्चों आपने हाईवे पे देखा होगा एक लाइन हमेशा आपको लिखी हुई मिलेगी, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड
थ्रिल्स बट किल्स। ये कोई फिलॉसफी नहीं है बच्चों, ये है प्योर फिजिक्स। इस इक्वेशन से ds इजिकल टू वी जीरो स्क्वायर अपन 2a से मिलने वाला प्योर फिजिक्स है। ये इक्वेशन बता रहा है कि अगर आपकी स्पीड आपने बढ़ाई तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.8 रिएक्शन टाइम। वैसे ये अपने आप में एक थियरी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। देखिए, when a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, to think and to act. देखिए, जब भी कभी हमें किसी इमीडिएट एक्शन के सामने रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। ये टाइम क्यों लग जाता है? टाइम लगता है एक तो ऑब्जर्व करने में, दूसरा थिंक करने में, सोचने में, और तीसरा एक्ट करने में। आपने कोई एक एक्शन देखी, अब उसके सामने आपको रिएक्शन देना है, तो पहले तो आप एक्शन को ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो, और फिर आप एक्ट करते हो, यानी कि आप दरअसल रिएक्ट तब जाके करते हो। तो इस दौरान बहुत छोटा सा लेकिन फिर भी कुछ टाइम जाता है। वो जो टाइम है उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। इसके लिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed बिफोर he slams the brakes of the car is the reaction time. Reaction time depends on complexity of the situation and on an individual. देखिए, जैसे कि आप कार लेके जा रहे हो और अचानक कोई बच्चा बीच में आ जाता है, तो ऑब्वियसली पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो। ये ऑब्जर्व किया, फिर आप उसके बारे में सोचते हो कि भाई ये एक्सीडेंट हो सकता है, तो अब क्या करना चाहिए, तो अब मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। तो आप डिसाइड करते हो कि ब्रेक अप्लाई करनी है, फिर आप ब्रेक पेडल को दबाते हो। इस दौरान एक छोटा सा टाइम जाता है, वो जो टाइम है उसे कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट से मेजर भी किया जा सकता है। देखिए, ये रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पे, और दूसरा कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी अलग अलग होता है। सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा है तो ये रिएक्शन टाइम बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए कि आप एक चौराहे पे जा रहे हो, आप एक क्रॉस रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और अचानक एक बच्चा चौराहे पे बीच में आ जाता है। उसी चौराहे पे आने वाले रोड में से एक रोड से एक ट्रक भी आ रहा है, दूसरे किसी रोड से एक बस भी आ रही है, आपके पीछे भी एक ट्रक चला आ रहा है बिल्कुल क्लोजली। आपको पता है कि अगर आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो पीछे से टकरा देगा। तो ये जो सिचुएशन है जरा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इस सिचुएशन में रिएक्शन टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। और दूसरा कि पर्सन टू पर्सन तो ये अलग होता ही है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली through the gap between your thumb and your forefinger. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Then estimate the reaction time. ये एक्सपेरिमेंट जरा इस फिगर से समझते हैं। देखिए, इसमें जो ये पहली फिगर है वो है इनिशियल सिचुएशन, यह है इनिशियल सिचुएशन, और जो दूसरी फिगर है वो है फाइनल सिचुएशन। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप हो, ठीक है। आप ऐसे अपने फोर फिंगर और थंब के बीच में गैप रख के ऐसे तैयार रहिए, और किसी अपने फ्रेंड को बोलिए कि ऐसे स्केल को पकड़ के रखे, और फिर उसे कहिए कि कभी भी रैंडमली वो स्केल को छोड़ दे, स्केल को फ्री फॉलिंग कराए। अब जैसे ही स्केल नीचे गिरना शुरू हो जाए, आप उसे तुरंत ही
पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कि आप इसको 0 के ऊपर नहीं पकड़ पाओगे। ये स्केल थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर ही जाएगी। रीजन है रिएक्शन टाइम। यहाँ पे होता यह है कि पहले आप देखते हो कि स्केल गिरना शुरू हो गया, फिर आप सोचते हो कि चलिए पकड़ना है, इसलिए आप अपने हाथों को कमांड देते हो कि इसको पकड़ लो। फिर आपके हाथ यानी कि आपकी उंगलियां और ये थंब इसको पकड़ते हैं। इन सभी में एक छोटा सा टाइम जाता है, वही हमारा रिएक्शन टाइम। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम वो रिएक्शन टाइम मेजर कर पाएंगे। देखिए कैसे मेजर करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो इनिशियल सिचुएशन है, इसमें जो टाइम लगता है इसको तो हम t=0 कह देंगे, और ये जो फाइनल सिचुएशन है इसमें जो टाइम लगा है वो है ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन टाइम टी.आर। यानी कि स्केल को छोड़ा और स्केल को पकड़ा, इसमें बीच में जो टाइम लगा वही हमारा रिएक्शन टाइम टी.आर। इस दौरान ये स्केल इतना नीचे आ गई है, देखिए, यानी कि स्केल ने इतना डिस्टेंस डी कवर कर लिया है। हमें ये डिस्टेंस डी दिया भी है और वो है 21 सेंटीमीटर, वो बाद में लिख लेते हैं। अभी ये है डिस्टेंस डी जो कि स्केल ने कवर कर लिया टी.आर जितने टाइम पे। एक और बात, इस दौरान ये स्केल फ्री फॉलिंग करती है, यानी कि इसका जो एक्सेलेरेशन है वो ऑब्वियसली -g जितना होगा, ठीक है। और एक दूसरी बात, इसमें इनिशियल वेलोसिटी v0 तो 0 होगी, फ्री फॉलिंग का केस है ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे y=v0t प्लस 1/at² वाला इक्वेशन। इसमें y की जगह पे हम ले लेंगे -d। देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए मैंने लिया है -d। v0 तो 0 है, फिर a की जगह पे हमें लेना है -g, इसलिए ये हो जाएगा -1/2 g। t की जगह पे लेना है टी.आर²। इसमें से आप टी.आर को यानी कि रिएक्शन टाइम को सब्जेक्ट बना लो, तो ये मिल जाएगा आपको √2d/g। तो बच्चों ये हो गया इक्वेशन रिएक्शन टाइम का, Tr=√2d/g। अब हमें यहाँ पे ये d की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर दी हुई है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट d is 21 सेंटीमीटर, that means 0.21 meter, and we know that g is 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आगे वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा Tr √2d यानी कि 0.21 डिवाइड बाय g यानी कि 9.8। इस वैल्यूज को सॉल्व करने से आपको रिएक्शन टाइम Tr की वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकेंड। तो इस प्रोसेस में ये हो गया हमारा रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड। यानी कि इस तरह के स्केल वाले एक्सपेरिमेंट में अगर आपके हाथ से स्केल 21 सेंटीमीटर के आसपास स्लिप हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शन टाइम अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकेंड है। आई होप कि आज का पूरा डिस्कशन, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन सभी न्यूमेरिकल्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हैं।